नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कर्मस्थली क्लासेस में। मैं रंजना एक बार फिर आप लोगों के साथ हूँ जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और काफ़ी चांसेस हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लें। इनकी ऑप्शंस को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, ताकि एक क्वेश्चन जब आप करें तो आपके एक क्वेश्चन के थ्रू 6 to 7 क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल and share this video with your friends, so they can get equal benefit as you can get. So let's start with question number 1. Within how many days an elected candidate needs to submit the declaration of his assets and liabilities after taking oath? जब कोई इलेक्ट होता है तो पार्लियामेंट में जाता है, तो कितने दिनों के अंदर उसको अपने जो एसेट्स हैं, उसके पास क्या क्या हैं, क्या क्या उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, तो कितने दिनों के अंदर, विद इन हाउ मैनी डेज ही शी हैज़ टू डिक्लेयर इट, कि कितने दिनों में ये बताना पड़ता है, इसकी रिपोर्ट देने पड़ती है सारी इलेक्शन कमीशन को या गवर्नमेंट को। तो ऑप्शंस आर हियर: 60 days, 90 days, 100 days, 120 days. So answer will be that is 90 days के अंदर आपको ये सारा डिक्लेयर करने पड़ता है। 3 चीज़ें आपको रिपोर्ट करने पड़ती है, डिक्लेयर करने पड़ती है। वो क्या क्या हैं? फर्स्ट, क्रिमिनल रिकॉर्ड इफ़ एनी, अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसकी क्लियरेंस देनी पड़ेगी, यस और नो। एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटी, कि आपके क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी ज़रूरी है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स फाइनेंशियल एमरजेंसी इन इंडिया? इंडिया में फाइनेंशियल एमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंडर डिक्लेयर की जाती है कि अब फाइनेंशियल शॉर्टेज हो गई है? फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है कि जब प्रेसिडेंट जो है वो रियलाइज़ करता है कि देयर इज़ एन इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज़ थ्रेटेंड, कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो ख़राब हो गई है, लोन बहुत चढ़ गया हुआ है, एंड तो फिर प्रेसिडेंट जो है फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल एमरजेंसी, एंड विद इन 2 months ऑफ इट शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया तो पार्लियामेंट को विद इन 2 months जो है आपको अप्रूव करना पड़ेगा, ये बिल पास करना पड़ेगा। एंड लेकिन आज तक कभी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर ही नहीं हुई है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं हमारे इंडिया में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ बोन्स डन? जो हड्डियों की स्टडी है, बोन्स की स्टडी है, वो कौन से आर्टिकल में, उसको क्या बोलते हैं? ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सीरोलॉजी, जियोलॉजी। सो हड्डियों की जो स्टडी है उसको बोलते हैं हम ऑस्टियोलॉजी। एंड ओरोलॉजी क्या हो गया? ओरोलॉजी, दिस इज स्टडी ऑफ माउंटेन्स की जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज ओरोलॉजी। एंड जियोलॉजी, ये अर्थ से जुड़ा हुआ है, स्टडी ऑफ अर्थ। एंड सीरोलॉजी है, स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स अवेलेबल हैं, सीरम अवेलेबल है, उनकी जो स्टडी की जाती है, दैट इज सीरोलॉजी।
Then next question, the condition sleeping sickness among animal is caused by विच अमंग द फॉलोइंग इंसेक्ट। स्लीपिंग सिकनेस जो है एक डिजीज़ है जिसमें इंसान हमेशा सोया ही रहेगा, नींद आती रहेगी, और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है किस इंसेक्ट से होती है? सो ऑप्शंस आर हियर, ड्रैगन फ्लाई, एनोफिलीज मॉस्किटो, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई। सो आंसर विल बी दैट इज सीसी फ्लाई। जो सीसी फ्लाई है इसको ग्लॉसिना भी बोला जाता है। ग्लॉसिना जो है ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। एंड इसको अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस भी बोलते हैं। एंड इस डिजीज़ में क्या होता है, आपके ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग ऑफ ब्रेन। और मोस्टली ये बीमारी जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में होती है। और ये मतलब अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं दे आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज़। ये एक प्रोटोजोअन है, इसको प्रोटोजोअन इन्फेक्शन भी बोला जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर हैज़ अ ग्रेटर फ्लो ऑफ वाटर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाटर का किस में है, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और बहुत ज़्यादा पानी है? एक होता है लॉन्गेस्ट रिवर, एक होता है बिगेस्ट रिवर या लार्जेस्ट रिवर। तो सबसे ज़्यादा फ्लो वाटर का कौन सी रिवर में है? ऑप्शंस आर हियर, हवांगहो, अमेजन, जायरे एंड नील, दैट इज नाइल रिवर। तो आंसर क्या होगा इसका? दैट इज अमेजन। जो अमेजन रिवर है दिस इज इन साउथ अमेरिका। अमेजन रिवर जो है साउथ अमेरिका में है, अमेरिका में। और इसमें वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको लार्जेस्ट रिवर बोला जाता है। एंड इट फ्लोज इन द साउथ अटलांटिक ओशन। जो साउथ अटलांटिक ओशन है उसमें जाके मिल जाती है, उसकी तरफ फ्लो करती है। और इसकी लेंथ जो है टोटल दैट इज 6,296 किलोमीटर्स। एंड जो नाइल रिवर है दिस इज द लॉन्गेस्ट इन टर्म ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। और इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? दैट इज गंगा। द गंगा जो है इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज लार्जेस्ट म्यूजियम इज लोकेटेड एट? इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर है? कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली। कहाँ पर है सबसे बड़ा म्यूजियम? दैट इज आंसर इज कोलकाता। कोलकाता में इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एज वेल एज ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया। और इसमें क्या क्या रखा गया है? एंटीक कलेक्शंस ऑफ आर्मर, ऑर्नामेंट्स, फॉसिल्स, स्केलेटन्स, ममीज, मुगल पेंटिंग्स, ये सब इसमें है। एंड ये एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1814 में। 1814 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ने इसको एस्टेब्लिश किया था। एंड इसको इम्पीरियल म्यूजियम भी बोलते हैं, इम्पीरियल म्यूजियम ऑफ कोलकाता, इम्पीरियल म्यूजियम। ठीक है, इम्पीरियल म्यूजियम ऑफ कोलकाता भी इसका नाम है, इसका नाम है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन होली इन बिहार? बिहार में होली जब मनाई जाती है तो कौन सा फोक डांस परफॉर्म किया जाता है? तो ऑप्शंस यहाँ हैं आपके सामने, झिझियान, जट जटिन, जाट जटिन, पैका, जोगीरा। तो आंसर विल बी दैट इज डी, दैट इज जोगीरा डांस। जो जोगीरा डांस है वो होली पे परफॉर्म किया जाता है। और जो जाट जटिन है दिस इज अ
मिथिलांचल डांस है ये, मिथिला में बेसिकली परफॉर्म किया जाता है जाट जटिन, एंड परफॉर्म्ड इन मूनलाइट ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन में इसको परफॉर्म करते हैं। एंड झिझिया जो है ये जो है ये भी बिहार का ही डांस है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेयर डांस ओरिजिनेटेड इन कोसी रीजन। जो कोसी रीजन है स्पेशली वहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग ड्रॉट्स, जब वहाँ पर सूखा पड़ जाता है तो लॉर्ड इंदिरा को खुश करने के लिए ये डांस, प्रेयर डांस परफॉर्म किया जाता है। एंड पाइका डांस, पाइका इज अ मार्शियल फोक डांस, ये भी एक फोक डांस है, मार्शियल फोक डांस, बट दिस इज नॉट फ्रॉम बिहार। ये जो है छोटा नागपुर प्लेटो जो है उसमें परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, हु इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? इंडियन रेवोल्यूशन की मदर किसको कहा जाता है? सो ऑप्शंस आर हियर, अरुणा आसफ अली, मैडम भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, प्रीतिलता वाडेकर। सो आंसर विल बी मैडम भीकाजी कामा। जो मैडम भीकाजी कामा हैं उनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले भारत का जो फ्लैग था, इंडियन नेशनल फ्लैग, उसको 1907 में फहराया था इंडिया के बाहर जाके कि ये हमारा झंडा है, कि एंड अब हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे। तो शी बिलोंग्स टू वेरी रेनाउंड फैमिली। तो ये कुछ इनको प्रॉब्लम हुई थी, बीमार थी, तो ये अब्रॉड गई, तो अब्रॉड से इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्ट लिया। एंड जो अरुणा आसिफ अली हैं ये भी एक शी वॉज ऑल्सो रेनाउंड एक्टिविस्ट एंड पार्ट ऑफ रेनाउंड फिगर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये भी राष्ट्रीय जो हमारा मूवमेंट शुरू हुई थी आज़ादी को लेकर, ये भी उसका पार्ट थी। एंड शी वॉज फेमस फॉर होस्टिंग फ्लैग एट बॉम्बे। इन्होंने बॉम्बे में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में भारतीय झंडा फहराया था, उसके लिए ये बहुत फेमस रही हैं। और बाद में जब भारत आज़ाद हो गया तो शी बिकेम द फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली की ये पहली मेयर भी बनी। एंड सरोजनी नायडू, आप सब जानते ही हैं, उनको भारत कोकिला भी बोला जाता है। बहुत सारी पोइट्रीज़ उन्होंने लिखी हैं, स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा वो एक फिगर रही है, की फिगर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एंड फर्स्ट इंडियन विमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो पहली भारतीय थी, और वैसे तो वो अगर टोटल विमेंस जो प्रेसिडेंट बनी उनमें वो दूसरे नंबर पे थी, क्योंकि उससे पहले एनी बेसेंट बनी थी। तो लेकिन अगर भारतीय की बात करें तो भारतीय में सरोजनी नायडू थी। एंड शी वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ, शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर, विमेन गवर्नर एंड ऑफ यूपी की वो पहली गवर्नर भी रही हैं। एंड जो प्रीतिलता वाडेकर हैं, शी वॉज बंगाली इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का पार्ट रही हैं, एंड शी वॉज फ्रॉम बंगाल। देन क्वेश्चन नंबर 9, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ग्रीन पैम्फलेट वॉज इशूड बाय महात्मा गांधी? ग्रीन पैम्फलेट जो है महात्मा गांधी ने कहाँ पर इशू किया या पब्लिश किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, दैट इज कोलकाता, सूरत, राजकोट, साबरमती। सो आंसर विल बी राजकोट,
राजकोट में उन्होंने सबसे पहले ग्रीन पैम्फलेट इशू किया था। ग्रीन पैम्फलेट में क्या था? ही एक्सपोज द कंडीशन ऑफ इंडियन लेबर एंड कुलीज इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इंडियन जो लेबरर्स थे, कुलीज थे, जो वर्क करते थे वहाँ, उनकी क्या कंडीशन है, वर्स्ट कंडीशन थी उनकी। तो उसको उन्होंने राजकोट में अपने एक न्यूज़पेपर में अपने एक पब्लिश किया, उसके थ्रू, जिसका नाम था ग्रीन पैम्पलेट, एक आर्टिकल था इनका, उसमें इन्होंने पब्लिश किया। तो ग्रीन पैम्फलेट जो है, ब्रिटिशर्स ने उसको एज अ एंटी गवर्नमेंट पब्लिकेशन माना। एंड जैसे ही गांधी जी इंडिया से साउथ अफ्रीका गए, एंड जो डरबन में जैसे ही उनका शिप जो है डॉक किया, डरबन हिज शिप वॉज नॉट अलाउड टू डॉक फॉर 3 days। 3 days तक उनको वहीं पर उनको लैंड नहीं होने दिया गया, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर अनॉयड विद दिस पब्लिकेशन, क्योंकि उनको लगा कि ये तो हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, तो इस तरह से सब लोगों की भावनाएं भड़क जाएंगी। तो ऐसे किया गया। एंड दैट इज नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Who was the first सत्याग्रही of the individual सत्याग्रह movement? सबसे पहले सत्याग्रही, कोई भी इंडिविजुअल सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ, तो पहले सत्याग्रही किसको बोला जाता है जिन्होंने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया? सो ऑप्शंस आर हियर: सरोजिनी नायडू, सी गोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। सो आंसर विल बी दैट इज विनोबा भावे। जो विनोबा भावे थे उनको इंडिविजुअल सत्याग्रही बोला जाता है, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। एंड ही वॉज सेंट टू जेल व्हेन ही स्पोक अगेंस्ट द वॉर। जो वॉर में पार्ट लिया था ब्रिटिशर्स ने, और इंडियंस को भी ज़बरदस्ती बोला गया कि आप हमारी तरफ से लड़ोगे, तो उनको जो विनोबा भावे थे उन्होंने इसके लिए अनशन किया, सत्याग्रह किया। और सत्याग्रह जो है एक किस्म से नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होता है। तो फिर उनको जेल में डाल दिया गया। एंड उसके बाद ही वॉज फॉलोड बाय 25,000 इंडिविजुअल सत्याग्रही, उन्होंने भी उनको फॉलो किया। और कॉन्जिक्यूटिवली जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको सेकंड सत्याग्रही माना जाता है, और ब्रह्मादत्त जो है उनको थर्ड सत्याग्रही माना जाता है। एंड जो विनोबा भावे थे उन्होंने सर्वोदय मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। सर्वोदय मूवमेंट की सबका उत्थान होना चाहिए, सबको अपलिफ्ट करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, सेक्स, क्रीड, सबको सम्मान सुविधाएं मिलनी चाहिए। एंड जो विनोबा भावे थे उन्होंने भूदान मूवमेंट भी एक स्टार्ट किया था, जो कि अब आंध्र प्रदेश में किया था, लेकिन उस टाइम अब ये तेलंगाना हो गया है। और 1950 में 1950 में इन्हें मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। और 1983 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया पॉस्थुमसली। आफ्टर डेथ, इनकी जब डेथ हो गई तो इनको भारत रत्न भी प्रदान किया गया। तो जो विनोबा भावे थे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हुए हैं, वेदर इट्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या लोगों की लीडरशिप के लिए। सो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। किसी भी चीज़ को लेकर आपको डाउट है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप करना चाहते हैं। सो थैंक you so much. We will meet soon in next session. Thank you so much.